हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग लास्ट पार्ट में देख चुके हैं कि मिस्टर गू ने एक स्पीकर यूज किया हुआ था और माइक में बोल बोल कर वो सारा टाइम जिंग जिंग पर ऑर्डर्स चलाते रहते थे। कभी उससे ठंडा पानी मंगवाता था, कभी अपने बर्तन उठवाता था, इवन कि अपने कमरे के मच्छर मारने की भी ड्यूटी उसी को दी हुई थी। अब जिंग जिंग इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी, इतनी खिदमतें करने के बाद वो थकी हारी अपनी एक बेस्टी के पास जाती है। उस बेस्टी का नाम एमी था। वो बेस्टी आगे से नई ही बातें उससे करने लग जाती है। कहती है कि देखना, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। वो खुद को तुमसे क्लोज रखना चाहता है, इसीलिए ये कर रहा है। कल को तुम्हें ड्रेसेस भी दिलाएगा, शॉपिंग भी कराएगा। और अगर तुम इतनी इरिटेट हो अपने नए बॉस से, तो उसके साथ इतना टाइम बिताओ, उसे इतना तंग करो, उसे चिपकी रहो कि वो खुद ही तुमसे जान छुड़ाना चाहे। एमी से मिलने आने के बाद जिंग जिंग का मिस्टर को गाड़ी में बैठकर वेट कर रहा होता है। वो उसे आज अपने साथ एक एग्जीबिशन पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि हम शॉपिंग पर जाएंगे। और ये सुनते ही एकदम जिंग जिंग तो सपने देखने लग जाती है कि मुझे फ्री में शॉपिंग कराएगा, एक अमीर लड़के के साथ मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ये तो वाकई एमी की बात ही सच होने लगी है। अभी ठीक से सपना देखा ही नहीं था कि वो फौरन से टूट भी जाता है जब मिस्टर गू उसे कहता है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनना चाहता हूँ, इसलिए कोई सस्ती सी मार्केट में मुझे ले जाओ जहाँ से तुम अपने कपड़े खरीदती। अब मिस्टर गू वहाँ पहुँच तो जाता है, लेकिन उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसी जगह पर वो पहली दफा आया था। अब वो मिस्टर गू को अपनी जानने वाली एक आंटी की शॉप पर लेकर जाती है। वो आंटी को लगा था कि ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है और इसने कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन जब मिस्टर गू कैजुअल कपड़े पहनता है तो वो उसमें और भी स्मार्ट लग रहा था। जब आंटी उसे जिंग जिंग का बॉयफ्रेंड कह रही थी, तो आगे से मिस्टर गू कहता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ऑनर की बात है कि लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करें मेरी गर्लफ्रेंड के तौर पर। अब थोड़ी देर बाद जिंग जिंग का सपना भी पूरा हो ही जाता है, क्योंकि मिस्टर गू से अपने साथ एक बहुत बड़े मॉल में ले जाते हैं और बड़े स्टोर से उसे कपड़े खरीद कर देने लगते हैं। अब वो बार बार ड्रेसेस ट्राई करके सामने आ रही थी। उसे हील्स में चलना भी नहीं आता था। मिस्टर गू को तो वो बहुत क्यूट लग रही थी। ये ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव थे। जिंग जिंग नहीं लेना चाहती थी, तो मिस्टर गू कहता है कि आज तुमने एग्जीबिशन में मेरी असिस्टेंट बनकर जाना है, इसलिए मेरी पसंद की ड्रेसिंग तुम्हें करनी ही पड़ेगी और हाई हील्स भी पहन लो, पर्सनैलिटी निकलेगी। अब जिंग जिंग को हाई हील्स में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो गिरती गिरती गू का बाजू पकड़ लेती है और वो कहता है, हाँ हाँ कर लो अपने शौक पूरे। और उसके बाद हमें एग्जीबिशन का सीन दिखाते हैं। मिस्टर गू वहाँ पर एक स्कल्पचर को बार बार देखे जा रहा था। जिंग जिंग भी पास आती है और कहती है कि इसमें ऐसी कौन सी स्पेशल बात है जो तुम इतना हैरान हो रहे हो, क्या इसकी प्राइस ज़्यादा है सिर्फ इसी वजह से। मिस्टर गू ने कल जिंग जिंग का एक टॉय तोड़ा था। उसे वो टॉय बोल रहा था वो भी स्कल्पचर ही था, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो जिंग जिंग ने जो बनाया था ब्रांडेड नहीं था। जिंग जिंग आर्ट के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो उसके बारे में मिस्टर गू को ब्रीफ करने लगती है और कहती है कि मेरी नज़र में ये कोई स्पेशल आर्टिकल नहीं है। लेकिन उस स्कल्पचर ने शायद बुरा मना लिया था और कुछ जिंग जिंग की किस्मत भी खराब थी। गलती से उससे वो स्कल्पचर टूट जाता है। वो 3 लाख का था। वो लोग उसी टाइम पर पेमेंट मांगने आते हैं, वरना बदले में वो उसे सू करेंगे। यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने मिस्टर गू जिंग जिंग के लिए पेमेंट करता है और उसकी इज्जत बचा ही लेता है। अब पहली दफा मिस्टर गू जिंग जिंग को थोड़ा सा स्वीट लगने लगा था। उसे ट्रीट देने के लिए अपनी तरफ से अपना फेवरेट प्लम जूस भी पिलाती है और थैंक्स भी करती है कि जल्दी पैसे वापस करने की कोशिश करेगी। लेकिन मिस्टर गू उससे कहता है कि अगर तुम 5 साल के लिए मेरी बॉडीगार्ड बनी रहो तो ये तुम्हारा कर्जा खुद ब खुद उतर जाएगा। और साथ ही साथ उसे ये भी कहने लगता है कि ये मत सोचना, ओवर थिंक ना करना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। अब जिंग जिंग तो सोच कर ही मुसीबत में पड़ गई थी। अगले 5 साल इसकी खिदमत करनी पड़ेगी। अब मिस्टर गू उसकी ये बात सीक्रेट रखने के लिए उससे एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा लेता है और कहता है कि कल को तुम मुकरी तो यही मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। अब अपनी स्टेटमेंट देते हुए जिंग जिंग ने वादा किया था कि अगले 5 साल वो उसे ओबे करेगी, हर बात मानेगी। अब जिंग जिंग को तो पैसों की जरूरत थी। उसकी मॉम एक सैलून पर काम करती थी। उसने सोचा कि थोड़ा सा वहाँ से ही कमीशन कमाया जाए किसी कस्टमर को उधर ले जाकर, और कस्टमर ऑफ कोर्स मिस्टर गू ही होगा। जिंग जिंग की मॉम को भी बहुत कम्प्लेक्स था। एक्चुअली बाकी सारी कोलीग्स की बेटियां सेटल हो चुकी थीं, जबकि जिंग जिंग बेचारी अकेली थी, ना जॉब ना बॉयफ्रेंड। तो मौका ऐसा बन जाता है कि वो मिस्टर गू के साथ वहाँ उसका फेशियल कराने के लिए आई थी
और आंटी सारों से झूठ बोलने लगती हैं कि यही तो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है और गू ग्रुप का हायर भी। अब मिस्टर गू को तो कोई छू नहीं सकता था सिवाय जिंग जिंग के, तो वो खुद ही उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। मिस्टर गू को उसने बहुत कुछ बोला था कि आपके रिंकल्स आ रहे हैं, फेस बिल्कुल ढीला हो गया है, डल हो गया है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वो 10 फेशियल की प्राइस एक फेशियल में ही उसे बता देती है। अमीर बंदा था, अफोर्ड कर सकता था, इसी बहाने वो कुछ कमीशन कमा लेगी। मिस्टर गू की भी तो वीकनेस थी कि जिंग जिंग के अलावा किसी और का छूना उनको हजम ही नहीं होता था। लेकिन जिंग जिंग पकड़ी जाती है जब मिस्टर गू ने वहाँ पर प्राइस लिस्ट देख ली थी। अब जिंग जिंग कहने लगती है कि हर ब्यूटिशियन की डिफरेंट प्राइस होती है, मैंने फेशियल दिया, मेरी प्राइसेस ज़्यादा हाई हैं और मेरी मर्जी, मैं अपनी सर्विसेज के लिए जितना मर्जी चार्ज करूं, तुम्हें पे करना होगा क्योंकि मेरे अलावा तो तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता। वेल, अब बॉस होने के साथ साथ मिस्टर गोस का क्रेडिटर भी हो चुका था, तो अब वो उससे और भी ज़्यादा खिदमतें कराने लग जाता है। अपनी सॉक्स भी धुलवाता है, अपना मसाज भी कराता है, इवन के समटाइम्स तो कहता है कि खाना भी तुम ही खिलाओ मुझे। जिंग जिंग तो बहुत तंग आ चुकी थी मिस्टर गू से, लेकिन मिस्टर गू कहता है जब तक तुम्हारा कर्जा उतरेगा तब मैं तुम्हारा घर भी छोड़ दूंगा, फिक्र ना करो। आज उनके घर के बाहर हान रान खड़ा हुआ था, उसे देख कर एकदम जिंग जिंग खुश हो जाती है। और ऑफ कोर्स पिछली दफा की तरह इस दफा फिर से मिस्टर गू का उसे देखकर मूड खराब हो जाता है। अब हान रान अपने बैग पर बिठाकर जिंग जिंग को झूले देना चाहता था, लेकिन मिस्टर गू फौरन से जिंग जिंग को अपनी ड्यूटी पर बुला लेता है और कहता है कि जाओ अभी के अभी मुझे कॉफी पीनी है और ऑर्डर कराना नहीं है, तुम जाओ और भागती हुई लेकर आओ। और उसे वहां से भेजने के बाद एक सामान वाली टोकरी रख देता है बैग पर कि हान रान अब तुम इसी को झूले दो। हान रान को देख कर तो जिंग जिंग के सारे घर वाले खुश हो जाते थे, वो उनका पुराना स्टूडेंट था। थोड़ी देर बाद वहाँ जिंग जिंग भी भागती हुई कॉफी लेकर आ जाती है। वो जल्दी जल्दी पहुंची थी हान रान से मिलने के लिए, लेकिन मिस्टर गू आगे से कहता है अब तुम ही ये कॉफी पियो, मेरा मूड नहीं है। मिस्टर गू कोई कसर नहीं छोड़ता था जिंग जिंग को इरिटेट करने की। उसके बाद वो दोबारा से उन लोगों के बीच आकर बैठ जाता है जब वो लोग डिनर की तैयारी कर रहे थे। हर कोई हान रान की बहुत तारीफ कर रहा था। गू को बहुत जेलस होता है, वो भी उसी की तरह से डम्पलिंग्स फिल करने लगता है, लेकिन उससे कहाँ हो पाना था। स्वीट तो यही लगा था कि उसने एटलीस्ट जिंग जिंग के लिए ट्राई तो किया। उसके बाद जब खाना सर्व होता है तो उस टाइम पर जिंग जिंग और हान रान दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं, एक दूसरे की प्लेट्स फिल करके। और ये देखकर मिस्टर गू को काफी गुस्सा आता है और हान रान ने तो ऑफर भी कर दी थी कि जिंग जिंग मेरे साथ थोड़ी सी मेरी हेल्प कराया करे लिटरेचर के काम में पार्ट टाइम जॉब के तौर पर। मिस्टर गू अलाउ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एज अ पार्ट टाइम अब वो मना भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो जाने से पहले इतना टॉन्ट जरूर कर देता है कि मुझे लगता है कि जिंग जिंग को लिटरेचर में नहीं अलबत्ता राइटर्स में जरूर इंटरेस्ट है। उसके बाद हान रान जब उसे काम के बारे में समझा रहा होता है तो तब भी गू जेलस होकर उसे आवाज़ें देने लगता है। कभी कहता है मुझे फ्रूट्स चाहिए, कभी कहता है मुझे ड्रिंक चाहिए, लेकिन जिंग जिंग ने भी सोच लिया था कि इसे इग्नोर करना है। अब वो हान रान के सामने एकदम डेलिकेट बनने की एक्टिंग करती है कि जैसे उसे कोक का कवर ही नहीं खुल रहा, लेकिन वो हीरो की तरह से उसकी हेल्प करता। उससे पहले ही गू वहाँ पहुँच जाता है, ड्रिंक पीने लगता है, कहता है पहले से ही कवर खुला हुआ था, तुम्हारे नाटक कब खत्म होंगे। थोड़ी देर बाद जब हान रान चला जाता है तो जिंग जिंग आकर कहती है प्लीज मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी तो दे दिया करो। तो मिस्टर गू से कहता है कि प्लीज बी योरसेल्फ, इस तरह से तुम उसे पटाओगी उसके सामने नर्म नाजुक सी लड़की बनकर, वैसे भी कोई फायदा नहीं, वो तुमसे प्यार करता ही नहीं, मैंने उसकी आंखों में देख लिया है, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। वेल, अब नेक्स्ट डे जिंग जिंग बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने हान रान के साथ डेट पर जाना था। बड़ी मुश्किल से वो एक ड्रेस चूज करके जब तैयार होकर आती है तो गू कहता है कि तुम बिना मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती थी। जिंग जिंग कहती है और तुम भी बोले बगैर ज्यादा अच्छे लगते हो। मिस्टर गू भी जिद कर लेता है, कहता है कि तुम्हारी डेट के लिए मैं भी तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला। तो हान रान फिर एक ऑफर करता है कि क्यों ना मिस्टर गू भी हमारे साथ चले, इनका मूड खराब लग रहा है, शायद ये भी फ्रेश हो जाएं। वेल, अब इस बात से गू का मूड तो अच्छा हो गया था, लेकिन जिंग जिंग की डेट जरूर बर्बाद होने वाली थी। जिंग जिंग भी कोई रोमांटिक मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो एक दफा तो कपल टी लेकर आ जाती है, लेकिन वो भी सबसे पहले मिस्टर गू ही उसके हाथों से छीन लेता है और बाद में हान रान को और लानी पड़ती है। फिर वो लोग अपने स्कूल के बाहर अपने बचपन जैसी एक फोटो लेना चाहते थे। मिस्टर गू पहले तो कहता है कि ये बोरिंग काम है और उसके बाद उनके फेसेस की बजाय उनके पैरों की फोटो ले देता है और कहता है कि सॉरी, मुझे अच्छी फोटोज नहीं लेनी आती। वो लोग सेल्फी लेना चाहते थे,
लेकिन घूमता फिरता हर दफा उनकी सेल्फी के बीच में भी आ जाता है। जिंग जिंग ने नेक्स्ट एक पार्क में जाना था, मिस्टर गू फिर भी साथ में चिपका हुआ था। वो सोचती है कि ये जिंदगी के इतने साल मेरे बगैर कैसे जिया है। जिंग जिंग ने अपनी एक फ्रेंड एमी को अपनी रेस्क्यू के लिए बुला लिया था कि वो किसी तरह से मिस्टर गू को साइड पर रखेगी। अब उन लोगों ने कपल बाईसाइकिल्स को राइड करना था। आईवी मिस्टर गू को साइड पर ले जाती है, लेकिन मिस्टर गू कहता है कि एक तो मुझे बाइक नहीं चलानी आती और दूसरी बात सिवाय जिंग जिंग के कोई मेरे साथ नहीं बैठ सकती, मुझे एलर्जी है। ये प्लान तो बर्बाद हो चुका था। जिंग जिंग का बहुत मूड खराब था। अपनी डेट की बजाय वो किसी और के साथ बैठी हुई थी और वो भी इतनी जोर जोर से उसे साइकिल चलाना पड़ रहा था क्योंकि मिस्टर गू तो पैडल भी नहीं हिलाता था। थोड़ी देर बाद वो लोग जब पिकनिक मना रहे होते हैं तो वहाँ पर मिस्टर गू को पहचान लेता है। गू को पहले तो जिंग जिंग से डांट पड़ती है कि तुम्हें किसने कहा था इतने अच्छे कपड़े पहन कर घूमो। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिस्टर ही ने भी पता नहीं क्या खाया हुआ था, उसकी पसलियां दर्द करने लगती हैं, लेकिन वो भागना नहीं रोकता और बाईसाइकिल के पीछे पीछे उनका पीछा करना जारी रखता है। जिंग जिंग ने भी हान के सामने डेलिकेट बनना था, वो कहीं से उसे देख ना ले, तो इसलिए वो मारपीट भी नहीं करती। जिंग जिंग की डेट तो लग रहा था कि जैसे गू के साथ ही है, वो उसका हाथ पकड़कर उसे भगाती फिर रही थी। और फिर एक दफा जंगल टाइप की जगह पर ही के साथ उसका आमना सामना हो जाता है और वो उसे मारती है, उसका बाजू तोड़ती है और फिर अपने साथ गू को भगा कर ले जाती है। यहाँ पर एक बाइक जिंग जिंग से टकराने वाली होती है कि गू उसे बचा लेता है और इसी रोमांटिक सीन के साथ ही इस ड्रामे का सेकंड पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।